नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं आर्यन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा मठ से संगम तट के लिए शुरू कर दी गई है। मठ ले जाया जा रहा है उनका शव और इसी बीच संगम तट तक अंतिम यात्रा की जाएगी। पार्थिव शरीर को त्रिवेणी से स्नान करवाया जाएगा। पार्थिव शरीर लेटे हनुमान मंदिर पर भी रखा जाएगा। मंदिर के सेवक और अन्य लोग करेंगे अंतिम दर्शन। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शव मठ ले जाया जाएगा। साथ ही पार्थिव शरीर लेटे हुए हनुमान मंदिर पर भी ले जाया जाएगा। मंदिर के सेवक अन्य लोग भी करेंगे अंतिम दर्शन। बता दें कि जन सैलाब वहां पर उमड़ा है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि अंतिम दर्शन करने को मिल जाए। और इसी बीच महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा शुरू कर दी गई है। मठ से संगम तट तक के लिए अंतिम यात्रा करवाई जाएगी और इसी के साथ ही लेटे हुए हनुमान मंदिर में भी उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। और इसी बीच आपको बताते चलें कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी पहुंच चुके हैं मठ, जहां बागंबरी मठ पहुंचे हैं डिप्टी सीएम केशव मौर्य। महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए केशव मौर्य ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि आज महंत नरेंद्र गिरी का जो पार्थिव शव है उसे भू समाधि दी जाएगी और इसी बीच उन्हें केशव मौर्य भी पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। और इसी के साथ ही काफी इंतजार के बाद डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वो मठ पहुंच गए थे, समय से पहले ही पहुंच गए थे और इसी के साथ ही अंतिम विदाई आज दी जा रही है महंत नरेंद्र गिरी जी को। और बता दें कि हाल ही में उनका शव उन्हीं के कमरे से बरामद किया गया था। हालांकि पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह हत्या है या आत्महत्या। पोस्टमार्टम आज सुबह किया जा चुका है। पोस्टमार्टम के बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, शव यात्रा जो है अब की जा रही है। और डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी मठ पहुंच गए हैं। आपको बता दें, मठ से संगम तक ले जाया जाएगा उनका पार्थिव शव। बागंबरी मठ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य, जहां उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी जी को श्रद्धांजलि दी है। और इसी साल से एनडीए परीक्षा में शामिल होंगी महिलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग को ठुकरा दिया है। महिलाओं के लिए पहली परीक्षा स्थगित की मांग की गई थी और अब महिलाओं को आगामी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एनडीए में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ऐलान। जहां महिलाओं के लिए पहली परीक्षा स्थगित की मांग की गई थी, तो वहीं अब नई गाइडलाइंस जल्द ही जारी की जाएंगी। महिलाओं को आगामी परीक्षा में बैठने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी कर दी गई है। साथ ही मई 2022 तक नई गाइडलाइंस जो हैं, जो नोटिफिकेशन होंगी एनडीए परीक्षा को लेकर, वो भी जारी कर दी जाएंगी। साथ ही आपको बता दें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग को ठुकरा दिया है और इसी के साथ ही अब महिलाओं के लिए पहली परीक्षा स्थगित की मांग ये की गई थी और केंद्र की तरफ से मांग की गई थी और महिलाओं को आगामी परीक्षा में बैठने की अब अनुमति दे दी गई है। और इसी के साथ ही रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हदवाड़ा इलाके में एक पुलिसकर्मी को एक मंदिर के गार्ड ने आतंकवादी समझकर ही मार डाला है। घटना की बीती रात की है, जब मंदिर के गार्ड ने पुलिसकर्मी के प्रवेश को मंदिर पर हमला समझ लिया। पुलिस ने पुलिसकर्मी की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि यह गलत पहचान का मामला है। दरअसल उत्तरी कश्मीर के डीआईजी सुरजीत कुमार ने बताया है कि विजयधर के रूप में पहचाने जाने वाले मृतक पुलिसकर्मी ने इलाके के एक मंदिर के अंदर जबरन प्रवेश करने की कोशिश की थी। इसके बाद गार्ड ने उसे आतंकवादी समझ लिया और उस पर गंभीर रूप से गोलियां चला दी। इसी के साथ ही विजय स्थानीय निवासी था और हंदवाड़ा के लंगेट इलाके में रहा करता था। अधिकारियों ने बताया है कि पुलिसकर्मी को तत्काल जिला अस्पताल हंदवाड़ा ले जाया गया, जहां से उसे श्रीनगर के SKIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उसकी इलाज के दौरान ही मौत हो गई। प्रारंभिक जांच के मुताबिक मृतक के कानों में हेडफोन था और उसके सहयोगी की तरफ से जोर जोर से कॉल करने के बावजूद उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके कारण मंदिर में गार्ड ड्यूटी पर तैनात था, जिसको ड्यूटी पर तैनात कर्मियों ने उस पर गोलियां चला दी। उसे आतंकवादी समझ लिया गया।
और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयासों के साथ ही अब राज्य के आदिवासी छात्रों का विदेश में शिक्षा लेने का सपना अब पूरा होने जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रावासी योजना इस समय सहायक बनेगी। इस योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जनजाति के 6 छात्रों का चयन किया जाएगा जो कि विदेश में पढ़ाई के लिए जाएंगे। ये सभी इंग्लैंड और आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। साथ ही 23 सितंबर को रांची में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री चंपई सोरेन मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित छात्रों और उनके माता पिता को सम्मानित करेंगे। राज्य सरकार मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय स्कॉलरशिप स्कीम के तहत अब इंग्लैंड और आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में उच्च स्तरीय शिक्षा यानी कि मास्टर्स की डिग्री, एमफिल के लिए ट्यूशन फीस सहित उनके रहने का और बाकी खर्च भी सरकार वहन करेगी। इसके लिए वर्ष झारखंड में आने वाली 10 अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों का चयन किया जाएगा। इसी कड़ी में पहली बार 6 छात्रों का चयन स्कॉलरशिप के लिए किया गया जो कि सितंबर महीने में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए इंग्लैंड की 5 विभिन्न यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 28 दिसंबर को 2020 को सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई थी। वहीं अब सरकार ने 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 29 दिसंबर 2019 को रांची के ही मोहराबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम का विधिवत उद्घाटन किया था। साथ ही 7 मार्च को स्कॉलरशिप स्कीम के योग्य लुभावकों से भी आवेदन आमंत्रित दिए गए थे। इस वर्ष 6 छात्रों का चयन किया गया है। और कर्नाटक के कोप्पल जिले के हनुमासागर के पास मियापुर गांव में एक दलित लड़के के माता पिता पर 23,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उनका 2 साल का बेटा हनुमान मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए चला गया। बच्चे को उसके पिता उसके जन्मदिन पर हनुमान मंदिर लेकर गए थे। चूंकि ये दलितों को मंदिर आने जाने की अनुमति नहीं है और वो हमेशा बाहर से ही मंदिर के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते थे। पिता अपने बेटे के साथ बाहर के भगवान से प्रार्थना करना चाहता था, लेकिन उत्साह में बच्चा भागकर मंदिर के अंदर चला गया और भगवान से प्रार्थना की और वापस आ गया। इस घटना के बाद से ही एक बड़ा मुद्दा बन गया है और ऊंची जाति के ग्रामीणों ने मंदिर में दलित लड़के के प्रवेश के बाद अब अपवित्र मान लिया है मंदिर को और उन्होंने एक बैठक की और उसके बाद माता पिता से 23,000 रुपए का जुर्माना भरने को कहा, जिसका इस्तेमाल मंदिर के शुद्धिकरण के लिए किया जाएगा। हालांकि जिला प्रशासन को इस घटना की जानकारी होने पर पुलिस, राजस्व और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को गांव भेज दिया गया है। अधिकारियों ने सभी ग्रामीणों के लिए भेदभाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसी दौरान अधिकारियों ने दलित लड़के के माता पिता पर जुर्माना लगाने के लिए उच्च जाति के सदस्यों को काम सौंपा और चेतावनी दी कि अगर वो ऐसा काम दोबारा दोहराते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। और बिहार के मुजफ्फरपुर से एक ऐसी चौंका देने वाली वारदात सामने आई है जो पत्नी पवित्र शब्द को कलंकित करती है। जहां पर एक महिला ने पहले तो पति को धोखा दिया, फिर उसकी हत्या कर दी और फिर उसके शव के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की। दरअसल ये पत्नी की क्रूरता की हद पार कर देने वाली ये वारदात मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर ओपी इलाके की है, जहां पर राधा नाम की इस महिला ने अपने पति राकेश साहनी की प्रेमी और बहन बहनोई के साथ मिलकर हत्या कर दी है। इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और आपको बता दें कि आरोपी महिला ने पहले पति की हत्या कर शव से 8 से 10 टुकड़े किए। इसके बाद इन टुकड़ों को एक ड्रम में भरकर घर में ही छुपा दिया गया और फिर इनको गलाने के लिए उस पर तेजाब, नमक और केमिकल का इंतजाम किया गया ताकि सारे सबूतों को आसानी के साथ मिटाया जा सके। महिला ने पति के टुकड़े को गलाने के लिए जब नमक, तेजाब और केमिकल का छिड़काव किया, इसी दौरान अचानक से ड्रम में एक बड़ा केमिकल धमाका हो गया, जिसकी वजह से आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। इसी तरह मामला सामने आया और पड़ोसियों ने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। हालांकि मृतक राकेश के भाई दिनेश साहनी ने पुलिस को बताया कि उसका भाई दिल्ली में रहता था। वो करीब 6 दिन पहले ही घर वापस लौटा था और इसी बीच राधा और उसके प्रेमी सुभाष के बीच संबंध बन गए। दोनों ने मिलकर
भाई की हत्या कर दी। दिनेश ने आरोपी महिला राधा और उसके प्रेमी सुभाष समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। तो वहीं पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक राकेश बिहार में शराबबंदी के बाद भी अवैध रूप से शराब बेच रहा था। उसकी इस काम में मदद करता था सुभाष और वो किसी भी समय घर आता जाता था। इसी बीच राधा और सुभाष के बीच संबंध बन गए, फिर दोनों ने उसे रास्ते से हटाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया है। और इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां रिश्तेदारी में जा रहे बाइक सवार दंपति की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। भतीजी गंभीर रूप से घायल हो गई है और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और घायलों को उपचार के लिए सिटी अस्पताल भर्ती कराया गया। थाना मगोरा के मथुरा भरतपुर मार्ग स्थित मकेरा पुलिया के निकट अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार दंपति की मौत हो गई है। भतीजी की हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को लिए भेज दिया है। साथ ही सोमवार की देर रात को गांव इकरौन भरतपुर के पास से ये वारदात सामने आई, जहां पर इस दुर्घटना में ये लोग एक रिश्तेदार के पास जा रहे थे, जहां पर ये दुर्घटना हो गई। इस दौरान बाइक काफी तेज रफ्तार से जा रही थी और अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई। इस दौरान हादसे में बाइक सवार दंपति और उनकी भतीजी गंभीर रूप से घायल हो गई है। साथ ही चौकी प्रभारी जाजनपट्टी सोनू सिंह ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर तीनों घायलों को उपचार के लिए सिटी अस्पताल भर्ती कराया। उपचार के दौरान पति पत्नी की मौत हो गई। मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मचा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और थाना प्रभारी का कहना है कि सड़क हादसे में घायल दंपति उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। भतीजी की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और शव का पोस्टमार्टम जारी है। और अक्टूबर से फिर से एक बार वैक्सीन का निर्यात शुरू करने के लिए अब भारत के फैसले का विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वागत किया है। WHO ने वैक्सीन के निर्यात को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को शुक्रिया अदा किया। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया सोमवार को वैक्सीन मंत्री कार्यक्रम के तहत वैश्विक कोवैक्स पहल को लेकर वैक्सीन का निर्यात फिर से शुरू करने की उन्होंने घोषणा कर दी। दरअसल WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गैब्रियसस ने कहा कि कोवैक्स को पहल के तहत भारत की ओर से ये अक्टूबर में महत्वपूर्ण वैक्सीन शिपमेंट फिर से शुरू करने की घोषणा के लिए WHO स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को धन्यवाद देती है। साथ ही साल के आखिर तक दुनिया के सभी देशों में 40% टीकाकरण के लक्ष्य तक पहुंचने के समर्थन में यह घोषणा महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत के अतिरिक्त वैक्सीन का निर्यात फिर से शुरू करेंगे, लेकिन देश के लोगों का टीकाकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी। इसी के साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार को अक्टूबर में कोविड-19 टीकों की 30 करोड़ से अधिक खुराक और अगले 3 महीनों में 100 करोड़ से अधिक खुराक मिलेगी। उन्होंने कहा है कि देश में कोविड-19 टीके की अब तक 81 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। अंतिम 10 करोड़ खुराक महज 11 दिनों में दी गई थी। और स्पेन में 50 साल बाद ला पाल्मा महाद्वीप का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी फिर से फट गया है। आसपास के इलाकों में भी तेजी से बहते लावा ने अनेकों घरों को नष्ट कर दिया और ज्वालामुखी फटने के बाद खतरे को देखते हुए 10,000 से ज्यादा परिवारों को फौरन सुरक्षित दूसरी जगह पर शिफ्ट करा दिया गया है। दरअसल कई जानवरों को भी इस दौरान बाहर निकाल लिया गया और इससे पहले कुम्ब्रे विएज पर्वत श्रृंखला में यह ज्वालामुखी 1971 में फटा था। साथ ही बताते चले कि अटलांटिक महासागर में स्पेन के द्वीप ला पाल्मा में ज्वालामुखी के फटने के बाद से रुक रुक कर भूकंप के झटके भी महसूस किए जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका से लेकर कनाडा तक सुनामी का अलर्ट जारी है और 85,000 की आबादी वाला ला पाल्मा अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के 8 ज्वालामुखी द्वीपों में से एक है। ला पाल्मा का सतह क्षेत्रफल 700 वर्ग किलोमीटर से अधिक है और लगभग 85,000 लोगों की आबादी यहाँ पर रहती है। रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से ही इस क्षेत्र में 7 रिकॉर्ड किए गए और इस दौरान विस्फोटों का अनुभव भी किया गया। अंतिम 2 विस्फोट 1949 और 1971 में हुआ था और इसके बाद वाला 10 दिनों तक चला।